हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड का आखिरी और फाइनल पार्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं इसमें आपको पूरे उस नॉवल की समरी कवर करा रहा हूँ, जिसमें हम सब जानते हैं कि नॉवल अपने आप में एक बहुत बड़ा पुराण टाइप है। तो इसके प्रीवियस वीडियोस जो है आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, सो दैट कि आप कहानी से कनेक्टिविटी बिठा लेंगे, क्योंकि हम लोग केवल समरी कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ये डिस्कशन हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी कर चुके थे, और लास्ट सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों ने 25 चैप्टर तक कवर कर ली थी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं समरी ऑफ चैप्टर नंबर 26, आई फेल इनटू कैप्टिविटी। तो चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बस जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम लोग कवर करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 26 डेविड कॉपरफील्ड का, उसकी समरी कवर कर रहे हैं, आई फेल इनटू कैप्टिविटी। तो एग्नेस शहर से जाने लगी, तब डेविड उसे विदा करने कोच हाउस गया। वह स्पेनलो एंड जॉर्किंस की फर्म में नियुक्त था। स्पेनलो ने उसे सप्ताहांत उसके घर बिताने का निमंत्रण दिया, यानी कि वीकेंड जो है उसके घर पर स्पेंड करें। इसके अलावा वह जो है विधुर था, हम सब जानते हैं, और विधुर को विडोवर बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके केवल एक पुत्री ही थी जो हाल ही में शिक्षा पूर्ण करके पेरिस से लौटी थी। डेविड ने जिस क्षण डोरा स्पेनलो को देखा, वह उसका बंदी बन गया और व्यग्रता से उसे चाहने लगा। अगले दिन सवेरे डेविड जल्दी जाग गया और बगीचे में टहलने निकल गया। वहां डोरा भी थी। उन दोनों में मधुर वार्तालाप हुआ। सोमवार को सवेरे स्पेनलो और डेविड विदा हो गए। हफ्तों तक डेविड ने डोरा के सपने देखे। उसे देखने की आशा में वह रोज कई मील तक घूमने जाता। तो चैप्टर 26 की समरी होती है यहाँ पर समाप्त। जस्ट लाइक फील कि यार पोथी पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। एनीवे, आप अपने रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ रिस्पेक्टेड टीचर की एग्जाम टाइम पीरियड पर हमें कंटेंट मिल जाए तो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो अपनी तरफ से एक पूरा प्रयास है, अदरवाइज मुझे ऐसे फील नहीं आता है पढ़ाने में जब तक स्क्रीन पर नहीं आए और मैं थोड़ा अपने स्टाइलर से चीना मीना नहीं करूँ इसको स्क्रीन पर। सो चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है टॉमी ट्रेडल्स। सो डेविड कैम्डेन टाउन गया, जहाँ टॉमी ट्रेडल्स रहता था। उसका घर गंदी गली में था। ट्रेडल्स ने बताया कि वह कानून पढ़ रहा है और एनसाइक्लोपीडिया का संकलन करने वाले आदमी की सहायता कर रहा था। उसकी सगाई एक क्यूरेट की पुत्री के साथ में हो गई। क्यूरेट के यानी कि सहायक पादरी जो है, इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। ट्रेडल्स ने जब कहा कि उसका मकान मालिक मिकॉवर था, तो डेविड ने उसे बुलवाया। मिकॉवर ने पहले तो डेविड को पहचाना नहीं, लेकिन पहचान लेने पर उसने बड़े जोश के साथ में उससे हाथ मिलाया और अपनी पत्नी को बुलाया। वह डेविड को देखकर बहुत खुश हुई। डेविड ने उसे डिनर का निमंत्रण दिया। और इसी के साथ चैप्टर 27 टॉमी ट्रेडल्स की समरी होती समाप्त। 28 मिस्टर मिकॉवर्स एक मिनट, क्या लिखा? ओके, कॉन्टलेट, ठीक है, एक सेकेंड, सही जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मिस्टर मिकॉवर्स गॉन्टलेट, जिसका हिंदी मतलब यहाँ पर मेंशन किया है मिकॉवर की चुनौती। सो मिकॉवर, उसकी पत्नी और ट्रेडल्स डेविड का घर देखकर हर्षित हुए, काफी खुश हुए। वे सब डिनर का आनंद ले रहे थे, तभी लिटिमर आ गया। उसने पूछा कि क्या स्टीयरफोर्थ उनके साथ था। लिटिमर ने भोजन बनाने और परोसने में मदद की। उसके चले जाने के बाद सब मिकॉवर द्वारा तैयार किया गया पंच यानी कि शराब का विशेष पंच का आनंद लिया। चलते समय मिकॉवर ने डेविड के हाथ में एक पर्ची थमा दी। डेविड ने ट्रेडल्स को सावधान किया कि मिकॉवर को कुछ भी उधार नहीं दे। उनके चले जाने के कुछ देर बाद स्टीयरफोर्थ आया। उसने डेविड को पेगाटी का पत्र दिया और बताया कि बार्किस बहुत बीमार था। डेविड ने 2 दिन बाद यारमाउथ जाने का निर्णय किया। बिस्तर पर जाते समय डेविड ने मिकॉवर की पर्ची पढ़ी, जिसमें उसने अपने आर्थिक संकट का रोना रोया था। एक एक चीज रिस्पेक्टेड टीचर इंपॉर्टेंट है कि जब उसने पर्ची दी तो उसमें किस चीज के बारे में मेंशन किया गया था, तो हमें ध्यान रखना है कि उसने अपने आर्थिक संकट का रोना रोया था। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 28 की समरी होती समाप्त। सो ये है चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है अब आई विजिट स्टीयरफोर्थ एट हिज होम अगेन। तो स्पेनलो से कुछ दिन की छुट्टी लेकर डेविड हाईगेट गया। स्टीयरफोर्थ और रोजा उसे देखकर खुश हुए, किंतु लिटिमर को वहां ना पाकर डेविड को आश्चर्य हुआ। रोजा ने डेविड से स्टीयरफोर्थ के व्यवहार और बहुत देर तक घर से गायब रहने की शिकायत की। डेविड ने उसे विश्वास दिलाया कि इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं था। स्टीयरफोर्थ ने रोजा का दिल बहलाने की दिन भर कोशिश की, तब वह धीरे धीरे नरम पड़ी, यानी कि सॉफ्ट हुई, तब यानी कि मान गई वो। डेविड ने उनसे विदा ली क्योंकि उसे सवेरे जल्दी जाना था। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 29 की समरी होती है समाप्त। चैप्टर नंबर 30, अ लॉस। डेविड ओमर से मिलने यारमाउथ गया। उसने बताया
कि बार्किस बहुत बीमार है, इसी कारण एमिली और हैम की शादी रुकी हुई है। बार्किस के घर पर डेविड को मिस्टर पेगॉटी, एमिली और हैम मिले। ध्यान रखना, बार्किस के घर पर कौन मिला? डेविड को मिस्टर पेगॉटी, एमिली और हैम मिले। पेगॉटी के साथ डेविड बार्किस को देखने ऊपर गया। वह बेहोश पड़ा था। कुछ घंटों के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं बार बार दोहराता हूँ कि एक एक वर्ड, एक एक चीज को अच्छे से समझ के चलना। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, हम सब भी जानते हैं 600 पेज के नॉवल में वो क्या पूछ सकता है। इसके अलावा इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, क्वेश्चंस वहां से बनने के पूरे चांसेस हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 31, अ ग्रेट लॉस, अ ग्रेटर लॉस। बार्किस को ब्लंडर स्टोर में डेविड की मां की कब्र के निकट दफनाया। ये ध्यान रखना, बार्किस को ब्लंडर स्टोर में डेविड की मां की कब्र के जस्ट पास में निकट दफनाया। दफन के बाद सबको नाव वाले पुराने मकान में एकत्र होना था। डेविड वहां पहुंचा तो पेगॉटी, उसके पिता और मिसेज गमिज पहले ही आ चुके थे। कुछ देर बाद हैम आ गया। उसने डेविड को बाहर बुलाकर कहा कि एमिली भाग गई थी और एक पत्र छोड़ गई थी। मिस्टर पेगॉटी के पूछने पर हैम ने बताया कि एमिली स्टीयरफोर्ड के साथ भाग गई। ये ध्यान रखना रिस्पेक्टेड टीचर्स, एमिली किसके साथ भागी थी? एमिली स्टीयरफोर्ड के साथ भाग गई। मिस्टर पेगॉटी और डेविड अपने आंसू रोक नहीं सके। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 31 की समरी होती समाप्त। चैप्टर नंबर 32, द बिगनिंग ऑफ अ लॉस्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी। चैप्टर के नाम भी रिस्पेक्ट कवर करके चलना। कभी कभी बड़े मासूम से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ये इनमें से कौन सा डेविड कॉपरफील्ड के चैप्टर का नाम है और नाम नहीं है। ठीक है, सो हम लोग कहाँ गए? द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी। एमिली के भाग जाने की खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन मिस्टर पेगॉटी ने डेविड से कहा कि दोनों को लंदन जाकर एमिली की खोज करनी चाहिए। अगली सुबह ही डेविड पेगॉटी और उसके पिता यानी कि अगली सुबह ही डेविड पेगॉटी और उसके पिता के साथ लंदन लौट गया। हेम ने उससे कहा कि वह मिस्टर पेगॉटी को अपना सारा धन दे। सारा धन वे चाहे तब दे सकता है। ठीक है, याद रखना कहाँ थे हम लोग? ठीक है, हेम ने उससे कहा कि वह मिस्टर पेगॉटी को अपना सारा धन वे चाहे तब दे सकता है। डेविड और मिस्टर पेगॉटी मिसेज स्टीयरफोर्ड से मिलने गए। वहां उन्हें पता चला कि मां को बेटे ने पहले ही अपनी सारी करतूत के बारे में बता दिया था। मिस्टर पेगॉटी ने मिसेज स्टीयरफोर्ड से कहा कि अगर उसका पुत्र एमिली से विवाह कर ले तो उन्हें ऐतराज नहीं होगा। इस पर उसने कहा, स्टीयरफोर्ड और एमिली के विवाह का तो प्रश्न ही नहीं है। शाम को डिनर के बाद मिस्टर पेगॉटी एमिली को ढूंढने निकल गए। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 32 की समरी होती है समाप्त। चैप्टर नंबर 33, ब्लिसफुल। सो डेविड पेगॉटी के मामलों को देखता था। एक दिन वह उसे बिल के पेमेंट के लिए ऑफिस ले गया। वहां उसे मर्डस्टोन और स्पेनलो मिले। स्पेनलो ने उसे डोरा के जन्मदिन पर पिकनिक के लिए निमंत्रण दिया तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, काफी खुश हुआ। स्पेनलो, डोरा और डोरा की सहेली जूलिया मिल्स एक खुली गाड़ी में बैठकर पिकनिक को गए। डेविड गाड़ी के पीछे घोड़े पर था। पिकनिक से लौटते समय जूलिया ने डेविड से कहा कि डोरा उसके घर आकर रहेगी और अगर डेविड उसके घर आएगा तो उसके पिता को खुशी होगी। स्पेनलो के निमंत्रण पर डेविड ने उसके घर नाश्ता किया, फिर लंदन लौट गया। अगले दिन जागने पर डेविड ने डोरा के प्रति अपना प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र व्यक्त करने का निश्चय किया। वह जूलिया मिल्स के घर गया। तब वह संगीत लिपि लिख रही थी और डोरा उसके द्वारा दिए हुए फूलों को पेंट कर रही थी। जूलिया उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। डेविड ने डोरा को बाहों में बांधकर अपने प्यार का इजहार किया। वह कांपने लगी। आखिरकार यह तय हुआ कि उनकी सगाई हो जानी चाहिए। जूलिया ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सगाई के 1 सप्ताह के भीतर ही उनका पहला झगड़ा हुआ। डोरा ने उसकी दी हुई अंगूठी वापस भेज दी। रात को वह जूलिया से मिला और उसने डोरा को लाकर उसकी सुलह करा दी। और इसी के साथ चैप्टर 33 होता है समाप्त। चैप्टर नंबर 34, माई आंट एस्टोनिशेस मी। आंटी ने आश्चर्यचकित किया, जिसका मतलब है डेविड ने डोरा के साथ अपनी सगाई के बारे में एग्नेस को पत्र लिखा। ध्यान रखना, डेविड ने डोरा की सगाई के बारे में किसको पत्र लिखा था? एग्नेस को। उसने लॉटी डाक से उत्तर दिया। ट्रेडल्स डेविड से मिलने आया। उसने बताया कि मिकॉबर ने अपना नाम मार्टिमर रख लिया है। ध्यान रखना, उसने बताया कि मिकॉबर ने अपना नाम क्या रख लिया है? मार्टिमर रख लिया था। ट्रेडल्स ने मिस मिकॉबर के दूसरे बिल पर अपना नाम दे दिया था और दलाल उसकी छोटी गोल मेज तथा फूलदान भी ले गए थे। पेगॉटी ने वे चीजें खरीदकर ट्रेडल्स को दे दी थी। पेगॉटी के साथ अपने निवास पर लौटने पर डेविड ने देखा कि आंटी बहुत सारे सामान के साथ में आई हुई थी, स्टफ। चाय पान के बाद में आंटी ने डेविड से पूछा कि क्या वह पक्की तरह आत्मनिर्भर हो गया था।
क्योंकि वह बर्बाद हो गई थी। अल्टीमेटली उससे पूछ रही थी वो कि क्या तुम डिपेंडेबल हो या नहीं, खर्चा पानी एडजस्ट कर सकते हो या नहीं। चैप्टर नंबर 35, डिप्रेशन। डेविड को मालूम हुआ कि पेगोटी ने आंटी को एमिली तथा डोरा के बारे में बता दिया था। डेविड ने आंटी से कहा कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आंटी सिर हिलाकर बुदबुदाई, अंधे अंधे अंधे। डेविड ने रात उदासी में बिताई क्योंकि वह जानता था कि उसकी परिवर्तित स्थिति डोरा के बारे में उसकी आशाओं को प्रभावित करेगी। 2-3 बार आंटी उसे देखने आई, बुदबुदाई, बेचारा। सुबह डेविड ने स्पेनलो को अपनी आंटी की संपत्ति नष्ट होने के बारे में बताया और उसका प्रतिबंध निरस्त करके उसकी रकम लौटाने को कहा, किंतु उसने इनकार कर दिया। फिर जॉर्किंस ने भी मना कर दिया। तब डेविड ने धन कमाने का निश्चय किया। एग्नेस ने उसे बताया कि स्ट्रॉन्ग को सेक्रेटरी की जरूरत थी। कुछ समय बाद विकफील्ड और यूरिया हिप आए। डेविड को विकफील्ड की यूरिया पर निर्भरता देखकर धक्का लगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 35 डिप्रेशन की जो समरी है बहुत ही समाप्त। चैप्टर नंबर 36 एंथुसियाज्म। चलिए, अगले दिन डेविड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से मिलने गया। उन्होंने उसे खुशी से 70 पाउंड वार्षिक वेतन पर अपनी सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। अच्छा प्रश्न है, रिस्पेक्टिव ध्यान रखना। अगले दिन डेविड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से मिलने गया और उन्होंने खुशी से उसको कितने 70 पाउंड वार्षिक वेतन पर अपना सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। डिक बहुत परेशान था कि वह डेविड की आंटी की मदद नहीं कर पाया, इसलिए डेविड उसे ट्रेडल्स के पास ले गया। उनके सुझाव पर डिक ने लेखों की नकल करने का काम शुरू कर दिया, जिससे उसे अगले शनिवार तक 10 शिलिंग 9 पेंस मिले। उसने उनके बदले में 6 पेंस के सिक्के लिए और दिल की शक्ल में ट्रे पर सजाकर आंटी को भेंट किए। उसी शाम को डेविड मिकॉबर से मिलने गया। मिकॉबर ने बताया कि वह यूरिया हिप की गोपनीय क्लर्क के रूप में सेवा करने को कैंटरबरी जा रहा था। उसने ट्रेडल्स को 41 पाउंड 10 शिलिंग और यहां पर लिखा है 11 सही 1/2 पेंस का रुक्का लिखकर दे दिया। सबने सद्भावना सहित एक दूसरे से विदा ली। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 36 होता है, समरी होती समाप्त। चैप्टर नंबर 37, अ लिटिल कोल्ड वाटर। पेगोटी के वापस जाने का समय हो गया था। डोरा को अभी डेविड के दुर्भाग्य के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वह एक शनिवार को मिल्स के घर जाकर डोरा से मिला और सीधे सीधे पूछा कि क्या वह एक भिखारी से प्रेम कर सकेगी। यह सुनकर डोरा एकदम घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे शांत किया गया। तब डेविड ने उससे पूछा कि क्या वह गृह कार्य, पाककला, हिसाब किताब रखना सीखने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका संबंध एक गरीब व्यक्ति से हुआ है। इस पर डोरा बहुत व्यथित हुई। भाग्यवश मिल्स वहां आ गई और उसने ढांढस बताया। डोरा ने ऊपर जाकर गुलाब जल से आंखें धोई। चाय के बाद जब डोरा को मालूम हुआ कि डेविड काम करने के लिए रोज सवेरे 5 बजे जागता है, तो उसने कहा कि यह तो उपहास्यपद है, बेतुका था, यानी कि उपहासपद और बेतुका। लेकिन डेविड उसे उतनी ही नम्रता से प्यार करता रहा। और चैप्टर नंबर 37 की समरी होती समाप्त। चैप्टर नंबर 38, अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी होती समाप्त। इसका मतलब अधिक आय करने के उद्देश्य से डेविड ने शॉर्ट हैंड सीखने का निश्चय किया और एक पुस्तक लाकर स्वयं ही सीखना शुरू कर दिया। वह स्पेनलो के कार्यालय में और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के घर पर बड़ी मेहनत से काम करता था। ये दोनों चीजें रिस्पेक्टेड टीचर्स ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के बन सकते हैं, इसलिए। एक दिन डेविड ने स्पेनलो को बहुत गंभीर मूड में पाया। स्पेनलो उसे काफी हाउस ले गया जहां मिस मर्डस्टोन बैठी हुई थी। उसने डेविड के डोरा को लिखे गए पत्रों का एक बंडल पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय से शक था। फिर एक पत्र उनके हाथ लग गया तो डोरा को धमकाकर उसने सारे पत्र निकलवा लिए। स्पेनलो ने साफ साफ कह दिया कि उसकी पुत्री की स्थिति की दृष्टि से यह मामला सदा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। उसी शाम को डेविड मिल्स से मिला। उसने भरोसा दिलाया कि वह डोरा को उसके प्रेम का विश्वास दिलाने के उपाय करेगी। अगले दिन जब डेविड कार्यालय गया तो उसे मालूम हुआ कि स्पेनलो को पिछली शाम सड़क पर दौरा पड़ गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। स्पेनलो ने कोई वसीयत नहीं की थी। शीघ्र ही यह ज्ञात हो गया कि उसने आय से अधिक व्यय करके अपनी आर्थिक स्थिति दयनीय बना ली। उसकी जायदाद की कीमत मुश्किल से 1000 पाउंड थी। डोरा अत्यधिक व्यथित थी। उसे उसकी 2 आंटियां अपने साथ रहने को ले गई। ओके, ठीक है, डन।
और चैप्टर नंबर 38 की समरी होती है यहाँ पर रिस्पेक्टेड टीचर समाप्त। चैप्टर नंबर 39 विकफील्ड एंड हिप। आंटी के कहने पर डेविड ने डॉवर जाकर वहां के हालचाल देखे। लौटते समय वह कैंटरबरी में विकफील्ड के घर गया। वहां मिकॉबर ने बताया कि अब वह यूरिया हिप के पुराने मकान में किराएदार था। अब वह यूरिया की प्रशंसा कर रहा था। एग्नेस ने डेविड को सलाह दी कि डोरा की आंटियों को सारी बातें लिखकर डोरा से मिलने की इजाजत मांगे। यूरिया की अनुमति से विकफील्ड ने डेविड को उसके घर पर ठहरने को कहा। यूरिया की मां ने बेटे के आदेश पर यह ध्यान रखा कि डेविड और एग्नेस को अकेला न छोड़े। अगली शाम को जब यूरिया ने डेविड से कहा कि वह उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता है, तो डेविड ने उसे बताया कि उसकी तो दूसरी लड़की से सगाई हो चुकी है। इस पर यूरिया को तसल्ली हुई। डेविड ने महसूस किया कि यूरिया नीच और बदले की भावना वाला व्यक्ति था। डिनर के समय यूरिया ने विकफील्ड को बहुत ज्यादा शराब पिला दी। जब उसने एग्नेस से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो विकफील्ड क्रोध से पागल हो गया। स्पष्ट था कि वह पूरी तरह यूरिया के वश में था। रात को डेविड ने एग्नेस को सलाह दी कि अपने बहुमूल्य हृदय को मिथ्या कर्तव्य भावना पर बलिदान न करे। उसने कहा कि वह उसके लिए परेशान ना हो। और इसी के साथ चैप्टर 39 की समरी होती समाप्त। चैप्टर नंबर 40 द वॉन्डरर यानी कि घुमक्कड़। लंदन लौटकर डेविड ने डोरा की आंटियों को पत्र लिखा। एक रात चर्च के सामने मिस पेगोटी से उसकी भेंट हो गई। उसका चेहरा धूप से काला पड़ गया और बाल बिखरे हुए थे। उसने बताया कि वह एमिली की तलाश करता हुआ फ्रांस और इटली में घूमता फिरा है। जब वह यारमाउथ वापस आया तो उसे मिसेस गमिज के 3 पत्र मिले। एक में 50 पाउंड का नोट था, दूसरे में 5 पाउंड और एमिली का मिसेस गमिज के नाम पत्र था, जिसमें उसने अपने अंकल के समाचार पूछे थे, लेकिन उसने अपना पता नहीं लिखा था। तीसरे पत्र में 10 पाउंड थे। एक एक चीज रिस्पेक्टेड टीचर कवर करके चलना मैं आपसे बार बार कहता हूं। वह पत्र अपर राइन में डाक में डाला गया था, इसलिए मिस पेगोटी ने वहां जाकर एमिली को ढूंढने का निश्चय किया। वह स्टेयरफोर्ड की रकम लौटाने के लिए प्राण रहते प्रयत्न करता रहेगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 40 की समरी होती समाप्त। चैप्टर नंबर 41 डोराज आंट। डोरा की आंटियों का उत्तर आ गया। उन्होंने लिखा था कि डेविड एक निर्धारित दिन अपने किसी गोपनीय मित्र के साथ आ जाए। ट्रेडल्स डेविड के साथ गया। ये ध्यान रखना, ट्रेडल्स डेविड के साथ गया। 2 शुष्क युवतियों ने उनसे बातचीत की। आखिरकार छोटी आंटी मिस लविनिया ने डेविड से कहा कि वह हफ्ते में 3 बार उनके घर आ सकता था। जब तक वे देख न ले तब तक संबंध पक्का नहीं माना जाएगा। तब डेविड को डोरा से दूसरे कमरे में मिलने दिया गया। डोरा ने जब उससे कहा कि उसके लिए पाक शास्त्र की पुस्तक ला दे और हिसाब किताब रखना सिखा दे, तो डेविड काफी खुश हुआ। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 41 की समरी होती समाप्त। चैप्टर नंबर 42 मिस्चिफ नाउ यानी कि शरारत। डेविड ने जो भी कार्य किया अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता सहित किया। एग्नेस और उसका पिता डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के पास एक पखवाड़ा रहने के लिए आए। यूरिया अपनी माता को पड़ोस में रहने को ले आया। शनिवार की रात डेविड एग्नेस को डोरा से मिलाने ले गया। लौटने पर एग्नेस ने डोरा की बहुत तारीफ की। जब डेविड ने एग्नेस को डॉक्टर के मकान पर छोड़ा तो उसने उनके कमरे की बत्ती जलते हुए देखी। विदा लेने अंदर जाने पर यूरिया और विकफील्ड को वहां देखकर आश्चर्य हुआ। यूरिया ने डेविड से कहा कि उसने डॉक्टर को उसकी जवान बीवी के जैक मॉल्डन से अवैध संबंधों के बारे में बता दिया था। डेविड यूरिया का गला घोट देता, मगर वह शांत रहा। उसने और विकफील्ड ने डॉक्टर को समझाने का प्रयास किया, किंतु उसे विश्वास नहीं हो सका। उसने उनसे प्रार्थना की कि इस विषय पर और कुछ न कहे। विकफील्ड डॉक्टर को लेकर ऊपर चला गया। तब डेविड ने यूरिया को दुष्ट कहकर थप्पड़ मारा। यूरिया बोला कि वह झगड़ा नहीं करना चाहता। जो कुछ हुआ उसके बारे में मिसेस स्ट्रॉन्ग को कोई शक नहीं था, लेकिन कुछ हफ्ते बाद डेविड ने देखा कि वह उदास रहने लगी थी। डॉक्टर अधिक गंभीर होकर पत्नी से अत्यधिक दयालुता का व्यवहार करके सदा उसका मनोरंजन करने का प्रयत्न करता था। चैप्टर नंबर 42 कंप्लीट होता है भाई साहब, समरी उसकी। चैप्टर नंबर 43 अनदर रेट्रोस्पेक्ट यानी कि अतीत का एक और अवलोकन। डेविड की आयु अब 21 वर्ष थी।
अब तक उसने शॉर्ट हैंड सीख लिया था। एक प्रातःकालीन समाचार पत्र के लिए पार्लियामेंट की बहसों की रिपोर्टिंग कर देता था। उसने लेखन कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। इन सबसे उसे अच्छी आय हो जाती थी। अब वे लोग बकिंगम स्ट्रीट से एक छोटे से सुंदर बंगले में चले गए क्योंकि डेविड और डोरा का विवाह होने वाला था। उसकी आंटी निकट में ही एक छोटी सी बंगलिया में रहने वाली थी। पेगोटी भी घर की सफाई आदि के लिए आ गई। डेविड मिस पेगोटी को अक्सर अंधेरी गलियों में लोगों के चेहरों को देखता हुआ पाता। उसे पता था कि वह किसे ढूंढ रही थी, इसलिए उससे बोलता नहीं था। विवाह में दुल्हन यानी कि डोरा की सहेलियों की भूमिका के लिए एग्नेस और सोफी आ गई। ध्यान रखना, डोरा की सहेलियों की भूमिका कौन आया था? एग्नेस और सोफी आ गई। डेविड की आंटी विवाह के दिन जितनी खुश थी उतनी पहले कभी नहीं देखी गई। डिक और ट्रेडल्स खूब बने ठने फिर रहे थे। विवाह स्वप्न जैसा प्रतीत हुआ। डेविड का पत्नी पाने का सपना आखिरकार साकार हो गया। चलो, अब ये रड़ुआ नहीं रहे, अब इनकी शादी हो गई। बधाई हो मिस्टर डेविड सर। चलिए, ये तो थोड़ा सा फन पार्ट हो गया, ऐसे ही मैंने प्रेम से बातें कह देता हूं। चैप्टर नंबर 44, चैप्टर नंबर 43 की समरी होती समाप्त। आवर हाउसकीपिंग। डेविड और डोरा को गृह व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। उन्होंने मैरी एन पैरागॉन नामक एक नौकरानी रख ली थी। ध्यान रखना, मैरी एन पैरागॉन नामक एक नौकरानी रख ली थी जिसमें उन्हें हमेशा सरदर्द रहता था। वह उनके बीच प्रत्येक झगड़े का कारण बनी। मैरी एन के बाद उन्हें कई अयोग्य नौकर मिले। प्रत्येक उन्हें धोखा देता था, प्रत्येक उन्हें धोखा देता हुआ जान पड़ता था। उनके खर्चे बेहद बढ़ गए। डोरा ने डेविड से उसे पढ़ाने की प्रार्थना की। उसने हिसाब की किताब खरीद ली, लेकिन अंकों का जोड़ नहीं कर सकती थी। डोरा डेविड के लेखन कार्य के समय पास बैठी रहती थी। कभी कभी वह उसे एक दो पृष्ठ की नकल करने को कहता तो वह खुश हो जाती। दोनों खुश थे और सुखी थे। आंटी और डोरा भी एक दूसरे से संतुष्ट थे। डेविड ने आंटी को किसी और के साथ इतनी सहानुभूति दिखाते हुए नहीं देखा था। चैप्टर नंबर 45। मिस्टर डिक फुलफिल्स माय आंट्स प्रेडिक्शंस। डिक का डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और उसकी नवयुवती पत्नी से लगाव था। उसने डेविड से कहा कि उनमें कुछ दरार जान पड़ती थी जिसका उपाय करना चाहिए। एक शाम को डेविड और उसकी आंटी डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के घर गए और वहां मिसेस एनी स्ट्रॉन्ग के साथ ड्राइंग रूम में पहुंचे। उसी समय मिसेस मार्कलेहम ने आकर बताया कि डॉक्टर अपने अध्ययन कक्ष में वसीयत लिख रहा था। उसने उसे कहते सुना था कि उसने सब कुछ अपनी पत्नी के नाम लिख दिया क्योंकि उसे पत्नी पर बहुत भरोसा था। मिसेस स्ट्रॉन्ग कमरे में गई और डॉक्टर के पैरों पर गिरकर बोली, डॉक्टर, क्या चूक हो गई है? बताइए, हमारे बीच क्या बात आ गई है? डॉक्टर ने उत्तर दिया कि दोष स्वयं उसी का था और पत्नी के लिए उसका प्रेम तथा सम्मान वैसे ही थे। यानी कि डॉक्टर ने उसको आंसर दिया कि दोष स्वयं उसी का था और पत्नी के लिए उसका प्रेम तथा सम्मान वैसे ही थे। तब डेविड ने डॉक्टर और यूरिया के बीच हुई बातें बता दी। एनी ने पति के हाथ का चुम्बन लेकर उसे बताया कि वह उसे कितना प्यार करती थी। मॉल्डन के बारे में उसकी स्पष्टीकरण के बाद पति पत्नी में समझौता हो गया। और इसी के साथ चैप्टर 45 होता है समाप्त, यानी कि उसकी समरी। चैप्टर नंबर 46, इंटेलिजेंस। एक शाम जब डेविड स्टीयरफोर्ड के मकान के सामने होकर जा रहा था, नौकरानी उसे बुलाकर अंदर ले गई। वहां रोजा ने लिटिमर को बुलाकर सारी बातें बताने को कहा। लिटिमर ने बताया कि वह और स्टीयरफोर्ड एमिली को साथ लेकर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली आदि विदेशों में घूमते फिरे थे। कुछ समय तक तो स्टीयरफोर्ड एमिली के प्यार में दीवाना बना रहा, फिर उनमें झगड़े होने लगे। अंततः स्टीयरफोर्ड धैर्य खो बैठा और उसे छोड़कर चला गया। चलते समय लिटिमर से कह गया कि एमिली अब चाहे जिससे शादी कर ले। उसका मतलब लिटिमर से था। एमिली को जब यह मालूम हुआ तो वह बौखला उठी और रात में चुपके से घर से निकल गई। तभी से वह लापता थी। लिटिमर के जाने के बाद रोजा ने आशा प्रकट की कि डेविड उस नीच लड़की को ढूंढ निकालेगा ताकि स्टीयरफोर्ड फिर उसका शिकार न बन सके। अगले दिन डेविड ने लंदन जाकर मिस पेगोटी को यह जानकारी बता दी और कहा कि अगर वह इंग्लैंड लौट आएगी तो मार्था उसके बारे में समाचार पा सकेगी। तभी दोनों मार्था को खोजने चले गए। वह उन्हें ब्लैक फ्रायर्स ब्रिज के निकट दिखाई दी। और चैप्टर नंबर 47 अब होता है शुरू, जिसका नाम है मार्था। नाउ उन्होंने मार्था का
वेस्टमिंस्टर तक पीछा किया। उन्होंने मार्था का वेस्टमिंस्टर तक पीछा किया। वह एक गली में मुड़ गई। डेविड ने सोचा किसी मकान में जाएगी, लेकिन वह बदहवास सी पानी में देखती रही। डेविड ने उसकी बांह पकड़ ली और दोनों उसे पानी से दूर ले गए। वह रोने लगी। डेविड ने उसे एमिली के बारे में बताया और उसे खोजने में उसकी मदद करने के लिए कहा। डेविड घर लौटा तो आधी रात बीत चुकी थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आंटी के घर का दरवाजा खुला था और एक आदमी बगीचे में खड़ा हुआ खा पी रहा था। आंटी ने बाहर आकर उसे कुछ धन दिया। उसके जाने के बाद डेविड ने आंटी से पूछा कि वह आदमी कौन था। आंटी ने जवाब दिया कि वह उसका पति था, जिसे वह कभी बहुत प्यार करती थी, लेकिन पति ने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने पति को छोड़ दिया और उसे दिल खोलकर धन दिया, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 48 पे, डोमेस्टिक। डेविड की पुस्तक प्रकाशित हो गई और सफल सिद्ध हुई, इसलिए उसे रिपोर्टिंग के कठिन काम से छुट्टी मिल गई। डोरा से उसका विवाह हुए 1.5 वर्ष हो चुका था। घर की देखभाल किसी ने नहीं की। उन्होंने एक लड़का नौकर रख लिया था जो हमेशा रसोइये से झगड़ा करता रहता था। उसने डोरा की घड़ी चुरा ली थी। पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया। डेविड ने घर की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के बारे में डोरा से कहा तो वह रोते हुए बोले कि उससे डोरा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार डेविड ने उससे संतुष्ट रहने का निश्चय किया और फिर वो प्रसन्न हो गई। डोरा कमजोर थी, उसकी बच्ची पैदा होते ही मर गई। रिस्पेक्टेड टीचर, ध्यान रखना कि डोरा की जो बच्ची थी वो पैदा होते ही मर गई थी। नाउ चैप्टर नंबर 49, आई एम इन्वॉल्व इन मिस्ट्री। एक सुबह डेविड को मिकॉबर का पत्र मिला। उसने लिखा था कि उसकी सुख शांति गायब हो चुकी है और यह कि वह उसे शाम को जेल से बाहर मिल ले। ट्रेडल्स ने भी आकर डेविड से मिकॉबर से मिलने को कहा। जब वे उससे जाकर मिले तो वह बहुत विचलित था। यूरिया हीप के बारे में पूछने पर और भी व्यतीत हो गया। डेविड उसे आंटी के घर ले गया। वहां उसने बताया कि दुष्टता, धोखाधड़ी और षड्यंत्र का मामला था और यूरिया हीप उसका मुख्य कारण था। वह बहुत गुस्से में था। फिर उसने कहा कि उससे हफ्ते भर बाद कैंटरबरी होटल में आकर इसी दिन मिल ले। यह कहकर वह तेजी से चला गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 50 पे, मिस्टर पेगोटी ड्रीम कम्स ट्रू, यानी कि मिस्टर पेगोटी का सपना साकार हुआ। मार्था से भेंट हुए कुछ महीने बीत चुके थे। डेविड को विश्वास होने लगा था कि एमिली मर चुकी थी। लगभग एक पखवाड़े के बाद मार्था आई और डेविड को गोल्डन स्क्वायर ले गई। वहां गरीबों की एक गली में एक मकान के कमरे में उन्होंने रोजा को बोलते हुए और एमिली को जवाब देते हुए सुना। रोजा ने एमिली के प्रति घृणा प्रकट की। एमिली ने क्षमा मांगते हुए कहा कि स्टीयरफोर्थ ने उसे धोखा दिया, लेकिन उसने उसका विश्वास और उसे प्यार किया। रोजा ने एमिली पर आक्रमण कर दिया और कहा कि उसे जान से मार डालेगी। उसी समय मिस्टर पेगोटी ऊपर आ गया। रोजा कमरे से बाहर चली गई और वह अंदर आ गया। जोर से अंकल कहते हुए एमिली उनकी बाहों में बेहोश हो गई। चैप्टर नंबर 51, द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्गर जर्नी। अगले दिन मिस पेगोटी ने आकर डेविड को बताया कि एमिली के साथ क्या हुआ। रात को लिटिमर के घर से भागकर वह कई मील तक समुद्र तट पर दौड़ती चली गई। सवेरे वह समुद्र तट पर पड़ी हुई थी, तभी एक मछुआरे की पत्नी उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। एमिली कुछ दिन तक बुखार से पीड़ित रही। अच्छी हो जाने पर मछुआरे ने उसे एक छोटे व्यापारी के जहाज पर बिठा दिया, जिसमें वह फ्रांस पहुंच गई और वहां एक सराय में नौकरी कर ली। लेकिन एक दिन लिटिमर को देख लिया तो इंग्लैंड भाग आई, या मार्था ने उसे शरण दी। मिस पेगोटी ने कहा कि वह एमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वहां से स्टीयरफोर्थ की सारी रकम चुका देगा। डेविड उसके साथ यारमाउथ गया। पेगोटी अपना मकान किराए पर उठाकर हैम के मकान में रह रही थी। मिस्टर पेगोटी से मिसेस गमीज ने आग्रह किया कि उसे भी ऑस्ट्रेलिया ले चले, भले ही दासी बनाकर। सो वे सब मिसेस गमीज के साथ लंदन लौट आए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 52 पे, आई असिस्ट एट एन एक्सप्लोजन। डेविड डिक ट्रेडल्स और आंटी मिकॉबर से मिलने कैंटरबरी गए, यानी कि डेविड डिक ट्रेडल्स और आंटी किससे, मिकॉबर से मिलने कैंटरबरी गए। मिकॉबर उन्हें विकफील्ड के घर ले गया। वह शैय्याग्रस्त था, यानी कि सो रहा था। यूरिया को देखकर उन लोगों को अचरज हुआ। मिकॉबर एग्नेस को कमरे में ले आया और फिर ट्रेडल्स मिसेज हिप को
ट्रेडल्स ने कहा कि वह विकफील्ड के एजेंट की हैसियत से उपस्थित है। मिकॉबर ने एक दस्तावेज पढ़कर सुनाया और यूरिया हीप पर जालसाजी तथा धोखेबाजी का आरोप लगाया। डेविड की आंटी यूरिया हीप पर झपटी और अपना धन वापस मांगा। उसका धन भी फर्म में लगा हुआ था। ट्रेडल्स ने कहा कि सारे कागजात उनके कब्जे में रहेंगे और यूरिया से एक एक फार्दिग वसूल की जाएगी। तब यूरिया को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। डेविड और आंटी मिकॉबर के साथ घर गए जहां वह अपने परिवार से मिला। आंटी ने वादा किया कि मिकॉबर परिवार अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे तो वह धन से सहायता करेगी। चैप्टर नंबर 53, अनदर रेट्रोस्पेक्ट। डोरा कमजोर होती गई। उनका वफादार कुत्ता जिप बूढ़ा होता गया। ये ध्यान रखना, कुत्ते का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं कभी कभी। उनका वफादार कुत्ता जिप बूढ़ा होता गया। डोरा की इच्छा पर एग्नेस उसके पास आकर रहने लगी। एक रात डोरा ने डेविड से कहा वह इतनी कम उम्र और इतनी मूर्ख थी कि उसे पत्नी नहीं बनना चाहिए था। यह सुनकर डेविड फूट फूट कर रो पड़ा और उसे बाहों में भर लिया। तब डोरा ने कहा कि वह एग्नेस से अकेले में बात करना चाहती थी। अतः एग्नेस उसके पास ऊपर चली गई और डेविड नीचे जाकर अकेला जिप के साथ बैठा रहा। जिप उसका हाथ चाटकर उसके पैरों के पास लेट गया और दर्द भरी आवाज के साथ उसने दम तोड़ दिया। तब एग्नेस ऊपर से उतरी और इशारों से डेविड को मालूम हो गया कि डोरा भी मर चुकी थी। बड़ा ही ठीक है मार्मिक सीन हो गया यहाँ पर। तो डोरा की भी डेथ हो गई। एनीवे, चैप्टर नंबर 54, मिस्टर मिकॉबर्स ट्रांजैक्शन। यह निश्चय था कि डेविड विदेश जाए, लेकिन उससे पहले उसे यूरिया हिप का मामला तय करने के लिए कैंटरबरी जाना था। एग्नेस पुराने घर में स्कूल खोलना चाहती थी। ट्रेडल्स ने आंटी से कहा कि उसने उसके 5000 पाउंड वसूल कर लिए थे। मिकॉबर परिवार ऑस्ट्रेलिया जाने के कार्यक्रम पर खुश था। डेविड, उसकी आंटी और ट्रेडल्स ने उनके सारे खर्चे का इंतजाम किया। लंदन वापस आने पर आंटी डेविड को अस्पताल में ले गई जहां एक ताबूत रखा था। आंटी ने बताया कि कैंटरबरी जाने से पहले की रात उसकी पति की मृत्यु हो गई थी। उसका दफन करने के लिए वे चर्च गए। नेक्स्ट है टेम्पेस्ट 55। डेविड ने एमिली को पत्र में हेम का संदेश लिख दिया। अगले दिन मिस पेगोटी उसका उत्तर लेकर आ गया। एक मिनट ठीक है। यस, द नेक्स्ट डे मिस्टर पेगोटी उसका उत्तर लेकर आ गया। ओके, उत्तर को खुद हेम तक पहुंचाने के लिए डेविड यारमाउथ के लिए रवाना हुआ। जब वे रास्ते में ही थे, समुद्र में भयंकर तूफान उठा। हेम के घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि वह बाहर गया था और सवेरे आएगा। रात में तूफान की तेजी बढ़ गई। सवेरे उसे मालूम हुआ कि स्पेन अथवा पुर्तगाल का जहाज तूफान में टूट गया था। डेविड तुरंत समुद्र तट पर जाकर भीड़ में शामिल हो गया। जहाज डूब रहा था। इतने में ही हेम भीड़ को चिरता हुआ आगे बढ़ा। एक रस्सा उसके शरीर पर लिपटा था और एक हाथ में था। डेविड ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि अगर उसका वक्त आ गया है तो भाग्य बदला नहीं जा सकता। हेम डूबते जहाज पर पहुंच गया, लेकिन तभी जहाज डूब गया। लोगों ने उसे किनारे पर खींच लिया, लेकिन वह मर चुका था। उसी समय एक बूढ़ा मछुआरा डेविड को कुछ दूर पड़ी एक लाश के पास ले गया। वह स्टीयरफोर्थ की लाश थी। चैप्टर नंबर 56। एक मिनट, यहां से क्रॉस चेक कर लेते हैं। लोगों ने उसे किनारे पर खींच लिया, लेकिन वह मर चुका था। उसी समय एक बूढ़ा मछुआ डेविड को कुछ देर पड़ी एक लाश के पास ले गया। वह स्टीयरफोर्थ की थी। ठीक है, चलिए। चैप्टर नंबर 56, द न्यू वुंड एंड द ओल्ड। लंदन लौटकर डेविड ने मिसेज स्टीयरफोर्थ और रोजा डॉटल को यह शोक समाचार सुनाया। सुनकर रोजा ने शोक और क्रोध में पागल सी होकर मिसेज स्टीयरफोर्थ से पूछा कि क्या अब उसका गर्व तुष्ट हो गया। फिर उसने कहा कि हेम को उसकी मां से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिस मां ने उसे बिगाड़ दिया था। डेविड लौट गया। स्टीयरफोर्थ का शव उसके मां के कमरे में रख दिया गया। नेक्स्ट है द इमिग्रेंट्स। कहां थे हम लोग? 57 नंबर। दुर्घटना की खबर डेविड ने मिस पेगोटी और उनके लोगों को नहीं सुनाई।
जब उनका जहाज रवाना होने वाला था, डेविड ने जहाज पर जाकर उसे विदाई दी। मिकॉबर परिवार भी उसी जहाज से जा रहा था। नेक्स्ट है एब्सेंस। हताश और असहाय डेविड ने इंग्लैंड छोड़ दिया। उसने स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा की और कई महीने तक जगह जगह घूमता रहा। आखिरकार एग्नेस के पत्र ने उसे झकझोर दिया और उसे लेखन पर ध्यान लगाने के लिए निश्चय किया। 3 वर्ष की अनुपस्थिति के बाद वह इंग्लैंड लौटा। ये ध्यान रखना, कितने साल के बाद इंग्लैंड लौटा? 3 साल के बाद डेविड इंग्लैंड लौटा था। चैप्टर नंबर 59, रिटर्न। इंग्लैंड लौट आने पर डेविड ट्रेडल्स से मिलने गया। इंग्लैंड लौट कर आने पर डेविड ट्रेडल्स से मिलने गया। उसने बताया कि सोफी से उसका विवाह हो गया था। उसी रात कॉफी हाउस में डेविड ने डॉक्टर चिलिप को देखा। उसने बताया कि मर्डस्टोन और उसकी बहन उसके पड़ोसी थे। वर्तमान मिसेज मर्डस्टोन कभी खुश मिजाज नवयुवती थी, लेकिन शादी के बाद उसका दिल टूट गया और अब वह लगभग पागल थी। अगले दिन डेविड डॉवर जाकर आंटी से मिला। आंटी डिक और पेगाटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। चैप्टर नंबर 60, एग्नेस। डेविड की आंटी ने उसे बताया कि प्रवासियों ने प्रसन्नता से भरे पत्र लिखे थे और मिकॉबर ने अपने कर्जे चुका दिए थे। अगले दिन डेविड कैंटरबरी गया। एग्नेस को देखते ही उसने उसे बाहों में भर लिया। प्रेम और खुशी के मारे वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। दोनों भाई बहन की तरह बातें करते रहे। रात को जब लौटने लगा तो उसने देखा कि एग्नेस जो है अप्रसन्न थी, यानी कि नाखुश थी। चैप्टर नंबर 61, आई एम शोन टू इंटरेस्टिंग पेनिटेंट्स। एक दिन डेविड ट्रेडल्स से मिलने लंदन गया। ट्रेडल्स ने बताया कि स्कूल मास्टर क्रिकल से, जो अब मजिस्ट्रेट था, उसे जेल का असली अनुशासन देखने का निमंत्रण मिला था। ट्रेडल्स और डेविड एक दिन उस जेल को देखने गए। कुछ और भी दर्शक आए। क्रिकल के साथ सबने जेल का मुआयना किया। दर्शकों को 2 आदर्श कैदियों, कैदी नंबर 27 और नंबर 8 के बारे में बताया गया। ये कैदी थे यूरिया हेप और लिटिमर। रिस्पेक्टेड टीचर, ध्यान रखना, कैदी नंबर 27 और 28 के बारे में बताया गया। कौन थे कैदी? यूरिया हेप और लिटिमर। यूरिया ने कहा कि वह बाहर की अपेक्षा जेल के भीतर ज्यादा सुखी था। यूरिया बहुत बदला हुआ दिखाई पड़ा। उसने क्रिकल को आश्वासन दिया कि जेल से छूटने के बाद वह फिर कभी अपराध नहीं करेगा। डेविड ने एक वार्डन से उनके अपराधों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि नंबर 27 पर धोखाधड़ी, जालसाजी और षड्यंत्र के आरोप थे। नंबर 28 को एक नौकरी मिल गई थी और उसने अपनी युवा स्वामी के 250 पाउंड चुरा लिए थे। डेविड ने महसूस किया कि धूर्त दुष्टों को अपने पश्चाताप का मूल्य ज्ञात है और आशा की कि मुक्त होने पर यह उनके काम आएगा। चैप्टर नंबर 62, अ लाइट शाइन्स ऑन माई वे। डेविड घर पर ही रहा और एग्नेस से अक्सर मुलाकात करता रहा। उसने अनुभव किया कि वह उससे प्यार करता था। एक दिन अकेले में उसने एग्नेस से पूछा कि क्या वह किसी से प्यार करती थी। उसके आंसू निकल पड़े और उसके व्यवहार से डेविड को कुछ आशा हुई। जब उसने कहा कि वह उससे प्यार करता था और बहन के अलावा कुछ और कहना चाहता था, तब तो एग्नेस की आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। उसने कबूल किया कि वह जीवन भर उससे प्यार करती रही थी। डेविड ने जब आंटी को एग्नेस से संबंध पक्का होने का समाचार सुनाया तो वह फूली न समाई। एक पखवाड़े के अंदर ही उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद एग्नेस ने डेविड को बताया कि डोरा की इच्छा थी कि वह उसकी जगह ले। नेक्स्ट है अ विजिटर, यानी कि एक आगंतुक। डेविड और एग्नेस को सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए 10 साल हो चुके थे। ये ध्यान रखना, कितने साल हो गए थे? 10 साल। और उनके 3 बच्चे थे। डेविड ने बहुत यश, यानी कि शान और शौहरत वाली बात हो रही है, यश और धन कमाया। एक रात उनके घर एक गेस्ट आया, आगंतुक का आगमन हुआ। वह मिस्टर पेगोटी था, जो मित्रों से मिलने को 4 सप्ताह के लिए इंग्लैंड आया था। उसने बताया कि उसे खेती से अच्छा लाभ हुआ था। एमिली ने विवाह से इनकार कर दिया था। हेम की मृत्यु का समाचार उसे बहुत दिन तक नहीं बताया था। जब उसे मालूम हुआ तो उसे बड़ा शौक हुआ। मार्था का विवाह एक खेत मजदूर से हो गया था। मिसेस गमिज को भी एक जहाज के बावर्ची से विवाह का प्रस्ताव मिला। मिकॉबर मजिस्ट्रेट बन गया। डेविड मिस पेगोटी को यारमाउथ ले गया। वहां वे हेम की कब्र पर गए। मिस्टर पेगोटी ने कब्र से घास का एक गुच्छा और थोड़ी सी मिट्टी एमिली के लिए ली। लास्ट चैप्टर की समरी, अ लास्ट रेट्रोस्पेक्ट। इस प्रकार डेविड
एग्नेस उनके बच्चों और मित्रों के साथ जीवन पथ पर बढ़ता गया। उसकी आंटी, पेगोटी और डिक सब बूढ़े हो गए। मिसेज स्टीयरफोर्थ की कमर झुक गई थी और वह बैंत के सहारे चलती थी। मुरझाई हुई रोजा कभी उससे प्यार करती, कभी झगड़ती। जूलिया मिल्स ने एक बूढ़े स्कॉट से शादी कर ली थी। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग अपनी पत्नी के साथ अब भी डिक्शनरी पर मेहनत कर रहे थे। टेडल्स धनवान हो गया था और उसके जज बनाए जाने की संभावना थी। डेविड ने एग्नेस की संगति में सुखपूर्वक जीवन यापन किया। उसके चेहरे पर उसे स्वर्णिम प्रकाश झलकता दिखाई देता था और उसी प्रकाश से वह सब वस्तुओं को देखता था। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये डेविड कॉपरफील्ड की हमारी 64 चैप्टर्स की जो है पूरी समरी जो है समाप्त हो गई है। और एक सेकेंड, ठीक है, बस मैं फिर दोहराता हूँ आप सभी से, रिस्पेक्टेड टीचर, नॉवेल्स अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो आप सभी लोग पार्ट 1 को बार बार दोहराना, उसको पढ़ना, अच्छे से कवर करना। क्वेश्चंस बनते हैं इतने बड़े बड़े नॉवेल्स में, कैरेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पब्लिश डेट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो, जैसा कि हमने हर नॉवेल के जो चैप्टर्स को समरी कवर करी तो वहाँ मैंने बीच बीच में बताई गई है। समय कम है हमारे पास में, तो बार बार रिपीटिशन करते रहना। और बस यही ईश्वर से मेरी विनती है कि आप सभी अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकें। और कोई भी अगर दिक्कत लगती है तो हमारी टीम पूरी आपके साथ में जुड़ी हुई है। और अभी हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और बस यही बात है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।